हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी ड्रीम सिनेरियो के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास का है। इस मूवी में गोर बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस और अडल्ट सीन्स माइल्ड है, प्रोफानिटी भर भर कर है। दैट्स व्हाई आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स। ये मूवी की जो थीम है वो कॉम्प्लेक्स है, सीरियस है, सो ओनली फॉर अडल्ट, और वायलेंस भी अडल्ट के ही लेवल का है। प्रोडक्शन हाउस A24 की रेपुटेशन ऑफ बीट टॉपिक्स और अनकंफर्टेबल थीम्स पर बनी मूवीज़ को सपोर्ट करने की है। उनके साथ जब मिल जाते हैं एरी एस्टर, जिन्हें आप हेरिडिटरी, मिडसॉमर और रिसेंटली आई बॉयज अफ्रेड के लिए जानते हैं, और उन्हें डायरेक्ट करने के लिए मिल जाते हैं क्रिस्टोफर बॉगली, जिनकी मूवी सिक ऑफ माई सेल्फ काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड रही है। वो इसी तरीके के ट्विस्टेड विषयों को लेकर मूवीज़ बनाते रहे हैं। तीनों का कॉन्कशन तैयार होता है एक फैसिनेटिंगली वियर्ड एंड बिजारली ह्यूमरस मूवी ड्रीम सिनेरियो के फॉर्म में। For me, this movie is 9.5 out of 10. Nicolas Cage has done a marvelous job here again after his movie Pig. उनका जो एक्टिंग का कर्व है ना, वो बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस किया है शायद वो एक्टिंग नहीं करेंगे। ऐसा प्लीज़ मत करें, आपने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी ड्रीम सिनेरियो, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, आजकल सोशल मीडिया के पैरेलल वर्ल्ड्स में, जहाँ हम सब अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, में वायरल सेंसेशन और कैंसल कल्चर बहुत आम सी बात हो गए हैं। ऐसा ही कुछ होता है बायोलॉजी प्रोफेसर पॉल के साथ, जिन्हें एक दिन पहले बहुत कम लोग जानते होते हैं। वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन की तरह थे, या तो उनके स्टूडेंट्स या फिर उनके कोलीग्स, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बिजार इवेंट सा होने लगता है कि वो वायरल सेंसेशन बन जाते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल जाता है। होता यूँ है कि वो अनजान लोगों के सपनों में यूं ही आने लगे हैं, करते कुछ नहीं है, बस उनके सपनों में टहलते हुए मिल जाते हैं, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। फेमस हो गए पॉल घर पर अब एक कूल डैड, सेक्सी हस्बैंड और कॉलेज में फेवरेट टीचर बन गए हैं। इसी दौरान PR एजेंसी उन्हें कॉन्टैक्ट करती है। पॉल भी हामी भर देते हैं। उन्हें लगता है उनका पुराना सपना किताब लिखने का इस PR एजेंसी के थ्रू पूरा हो सकता है। इसी दौरान उनका एक फ्लिंग भी होता है। पॉल को शायद ये नहीं पता, इस वर्ष में जितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं ना, उतनी ही तेज़ी से नीचे पटका भी जाता है। पॉल का सेकंड फेज शुरू हो गया, यानी डाउनफॉल वाला। पहले भी पॉल कुछ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो दूसरों के सपनों में आ रहे हैं। अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जो पॉल लोगों को अपने सपनों में दिख रहा है ना, वो उनका मर्डर कर रहा है ब्रुटैलिटी से। लोग उनसे डर जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट उनसे पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी उन्हें अपने आसपास रेस्टोरेंट में नहीं देखना चाहता है, फ्रेंड्स उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट नहीं कर रहे हैं घर पर, तो उनका कैंसिलेशन शुरू हो गया है। ये मूवी इतनी ज़्यादा प्रोवोकेटिव है ना कि किसी को भी अनईजी कर सकती है। यहाँ पर रियल लाइफ के हॉरर को डार्क कॉमेडी में लपेटकर हमारे सामने रखा गया है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप सिचुएशन पे हंसे या खींचे। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आपसे। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगता है वो है इसकी अमेजिंग स्टोरी। ऐसी कहानी ना कभी देखी है ना सुनी है। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो निकोलस केज की ही मूवी द वेदरमैन और जिम कैरी की मूवी ट्रूमन शो से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली री इमेजिन कर कर सारी चीज़ों को लिखा गया है। सो वेरी ब्रिलियंटली रिटन स्टोरी। सेकेंड पॉजिटिव, मुझे इस मूवी की थीम बहुत पसंद आई है। आज के टाइम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। उसे दो तरीके से डिकोड किया जा सकता है। पहला तो मेटाफोरिकल फॉर्म में जो चीज़ों को दिखाया जा रहा है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं आज के सोशल मीडिया वर्स से, कि किस तरीके से रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, फिर उनकी लाइफ किस तरीके से 180 डिग्री फ्लिप लेती है, फिर उनका डाउनफॉल शुरू होता है। ऐसे न जाने कितने केसेस आप अपने चारों तरफ सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। दूसरा साई-फाई वाला तरीका है कि यहाँ पर ह्यूमन जो ब्रेन है वो इवॉल्व हो गया है और उसने अब फिजिकल बाउंड्रीज को पार करना शुरू कर दिया है। वो दूसरे के माइंड में जा सकता है, रीड कर सकता है कि क्या चल रहा है। शुरू में वो कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनीज़ को ये पता चलता है कि इस तरीके की पार आ गई है किसी एक सर्टेन पर्सन के ब्रेन में, तो वो उससे एडवर्टीजमेंट कराने लगता है ड्रीम्स में जाकर, और फाइनली एंड में दिखाते हैं कि एक मशीन भी बना ली गई है जिसके थ्रू सर्टेन पीपल को ट्रेन करा जाता है और वहाँ पर जाकर ड्रीम्स में एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। तो साई-फाई वाले एंगल से भी आप इसे समझ सकते हैं। थर्ड पॉजिटिव, इमोशंस को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। यहाँ जो पॉल दिखाया गया है वो कोई ईवल पर्सन नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में कभी सही करता है, कभी गलत करता है, और उसी के साथ आपको उसके साथ कभी डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, कभी पिटी फील करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिससे आप पूरी तरीके से मूवी से शुरू से आखिरी तक बंधे रहते हैं और पॉल के जो काम है उनको जज करते रहते हैं।
फोर्थ पॉजिटिव, निकोलस केज, ही इज़ सो इंजॉयबल इन दिस मूवी दैट कांट बी समड अप। वो इस मूवी की जान है। उन्होंने पॉल के कैरेक्टर को बड़ी ही बारीकी से समझा है। उसके लिए जो उन्होंने शैबी अटायर बनाया है, अपना कमर मोड़ कर रखते हैं, हमेशा ड्रूप्ड शोल्डर्स रखते हैं, हॉलो आइज है उनकी, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे इंसान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर उकेरा है। जिस बेहतरीन कॉन्फिडेंस से उन्होंने पॉल के कैरेक्टर में वियर्डनेस भरी है ना, वो काबिले तारीफ़ है। मैं उन्हें इसी तरीके के रोल निभाते हुए आगे बहुत सी मूवीज़ में देखना चाहूँगी। फिफ्थ पॉजिटिव, यहाँ पर सरकास्टिक कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि मेकर को खुला छोड़ दिया गया है कि जाओ, जितना पुश टू द लिमिट कर सकते हो करो, जितना मूवी को प्रोवोकेटिव बना सकते हो बना दो जाकर। और उसने भी ना हॉरर को एकदम डार्क कॉमेडी में लपेट कर तल दिया है, मज़ा आ जाता है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो मूवी शुरू से ही बहुत ड्रामेटिक चल रही थी, लेकिन अगर आप वैसा ही इसका हाई प्रोफाइल ड्रामेटिक एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। वो बहुत ही सटल है, फिलोसफिकल है, साथ ही दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू रैप अप द थिंग्स लॉजिकली इन द मोस्ट मीनिंगफुल वे। तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ना होने की वजह से कुछ लोगों को ये चीज़ परेशान कर सकती है, क्योंकि वो शुरू से उसी पेस में चल रहे होंगे। बाकी मुझे एंडिंग पसंद आई है। सो ये मूवी काफ़ी फ़न लगी है मुझे, थॉट प्रोवोकिंग भी है। आप देखें, एंजॉय करें, बच्चों और टीनेजर्स को नहीं देखने दें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।